जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1097 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है, जहाँ पे भीमराव जी के जितने भी विरोधी थे सभी खाना खाने के लिए हल्ला कर रहे थे और उन सभी का सामान चोरी हो गया था। इसलिए वो सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और सभी साधना और अलग को जिम्मेवार ठहरा रहे थे कि अगर हम लोगों का सामान नहीं मिला तो हम लोग खुद ही तुम लोगों को यहाँ से वो निकाल देंगे चौल से। उसी समय जो रमा के विद्यार्थी लोग थे वो सभी खाना लेकर के आते हैं चौल में और कहते हैं कि मैं आप सभी के लिए खाना लेके आई हूँ, आप लोग खा लीजिए। इतना सुनते ही जीजाबाई कहने लगती है कि नहीं चाहिए मुझे भीख का खाना। यह सुन के राम जी को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि इसे तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन इनके खाने को भीख का खाना मत कहो क्योंकि इनको बुरा लगेगा। और ये लोग इसीलिए खाना लेकर के आया है क्योंकि इन्हें श्यामला और रमा पर हाथी है, तो इन लोगों को भी देखा नहीं गया कि वो लोग भूखे रहे, इसीलिए ये खाना लेके आई हैं और तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। जिसके बाद नंदू काका उन सभी से जाके कहते हैं कि आप लोग खाना दीजिए, मैं रख लेता हूँ और मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी के लिए खाना लेकर के आए हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे जनार्दन काका थे, वो सभी ये कह रहे थे कि ये भीख का खाना खाने का नौबत लिए आया है क्योंकि भीम और साधना अलग ये लोग जिम्मेवार है, नहीं तो आज ये नौबत भी नहीं आता और हम किसी का शुक्रगुजार नहीं कर सकते क्योंकि ये नौबत तो आया है भीमराव की वजह से। उसके बावजूद भी नंदू काका उनका खाना रख लेते हैं और वो जो रमा के विद्यार्थी लोग थे वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद जीजाबाई ये कहने लगती है कि हम सभी इनको अलग और साधना को चौल से निकाल देंगे। तो राम जी कहते हैं कि मेरा बेटा 5 बजे का समय दिए हुआ है, अगर 5 बजे तक वो नहीं कुछ कर पाएगा तभी तो तुम इन दोनों को निकाल पाओगी। तो जीजाबाई कह रही थी कि अब समय ही कितना बचा है और अभी तक कुछ नहीं कर पाया पूरे दिन में, तो अब क्या कर लेगा। तो राम से कह रहे थे कि मेरा बेटा कभी हारता नहीं है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा ही। वहीं दूसरी तरफ भीमराव एक जगह पे खड़े थे, उनके साथ रमा भी थी। उसी समय वहाँ पे आते हैं शिशुपाल जी, श्यामला और शोभा काकी, पूरन काका, दीपक, ये सभी लोग उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि भीमराव कहीं पे ये पता नहीं चला कि वो लोग सामान कहाँ छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि जितने भी जान पहचान के लोग थे या फिर जितनी भी जाने पहचानी जगह थी उस सारे जगहों में हमने खोज लिया है, लेकिन फिर भी सारा सामान नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढे। ये सुनने के बाद भीमराव जी बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और वहीं पे श्यामला उनसे कहती है कि अगर सामान नहीं मिलेगा तो अलग और साधना को हम लोगों को बड़े जाति के हवाले करना पड़ेगा और ये लोग उनके साथ क्या करेंगे ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा और इसीलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या करें, क्योंकि ये लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। यह सुनने के बाद भीमराव जी भी बहुत दुखी होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करे ताकि जो हल निकल पाए और कैसे भी करके वो साधना और अलग को बचाना चाहते थे। उनको जब कोई हल नहीं मिल रहा था तो अकेले में जाके खड़े हो जाते हैं और सोच रहे थे कुछ। उसी समय उनके पास रमा आती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपके मन में क्या चल रहा होगा और किस लिए आप दुखी होंगी। उसके बाद रमा उनको एक सलाह देती है कि आप जितने भी घटना हुई है उन सभी को एक साथ जोड़िए और घटना में से मतलब कि कुछ सोच करके हल निकालिए, आपको हल मिल जाएगा और इस तरह से परेशान होने का कोई बात है ही नहीं। भीमराव जी रमा से ये भी कहते हैं कि रमा तुम ही बताओ ना, ये ऊंची जात वाले हमेशा अपने जात पे घमंडी करते रहते हैं लेकिन फिर भी ये सामान चोरी करने पे उतर आए, बताओ कि तुम ही बताओ ना कैसे ये लोग हैं। तो रमा उनसे कहती है कि हम इस पे सोचते ही नहीं हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं किए हैं, हमें बस हल निकालना है कि हम किसी भी तरह से साधना और अल्लाह को बचाएं। जिसके बाद रमा उनसे कहती है कि सभी घटना को एक साथ जोड़िए और देखिए कि उसमें से कोई हल निकाल के।
यह सुनने के बाद भीमराव जी भी वैसा ही करते हैं। वो फिर से शिशुपाल, श्यामला, शोभा काकी, पूरन काका और दीपक के पास आते हैं और उन सभी से पूछते हैं कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, मेघनाथ ने अभी तक क्या क्या किया। हम उस हिसाब से मतलब कि घटना सुनने के बाद हम उसमें से कुछ हल निकाल सकते हैं। से आप लोग एक एक करके बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है। इतना वो सब बताने लगते हैं। यहीं दूसरी तरफ सारे चौल के लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अलख और साधना उसी मतलब कि चौल में बैठे हुए थे नीचे, और वहीं पास में बैठी जीजाबाई और करुणा बैठी हुई थी। वो दोनों उन दोनों के ही बारे में बात कर रहे थे कि 5 बज जाए बस तो हम दोनों इन दोनों को निकाल देंगे यहाँ से, यहाँ रहने नहीं देंगे। कहा कि जो भी नौबत आई है बस इन दोनों के वजह से आई है। तो वो दोनों करुणा और जीजाबाई आपस में ये बातें कर रहे थे और इधर जो साधना थी वो अपने पति से कह रही थी कि आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर इन दोनों से ही लग रहा था। जीजाबाई और करुणा के बारे में वो बता रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इन दोनों से ही लग रहा है। तो इस तरह से अलख और साधना दोनों उनके तरफ देख रहे थे। तो जीजाबाई और करुणा वहाँ से उठ के चली जाती है। अलख बताते हैं कि लो ये दोनों तो गए, अब पूरा चौल खाली है और हम दोनों भी अकेले हैं, हम दोनों अब यहाँ से भाग चलते हैं। वैसे भी हम लोग भागते ही आए हैं, अब यहाँ से भी भागते हैं। इतना कह के अलख और साधना अपना अपना मोटरी उठा लेते हैं और चौल में से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चौल के गेट के बाहर जाते हैं वैसे ही वहाँ पे मेघनाथ और साधना के पिता और जितने भी उनके ऊंची जात के लोग थे, समाज के लोग थे, सभी आके उन दोनों को घेर लेते हैं। उनको देखते ही अलख और साधना के होशे गायब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मेघनाथ भी ऐसे चिल्ला के उन दोनों से कह रहे थे कि तुम दोनों यहाँ से भाग कैसे सकते हो, कि हम तुम दोनों को भागने नहीं देंगे यहाँ से। यह सुन के डर से अलख और साधना फिर से भाग करके चौल में चले जाते हैं। उसके बाद मेघनाथ सारे चौल वाले को आवाज़ लगाते हैं तो सारे चौल वाले इकट्ठा वापस चौल में आ जाते हैं। आने के बाद वो सभी से कहते हैं कि 5 बजने में कुछ ही देर बच गया है, आप सभी हम लोगों को अलख और साधना के हवाले कर दीजिए। तो जितने भी भीम के मतलब के विरोधी थे सभी मेघनाथ के साथ ही थे। वो कहते हैं कि हाँ आप लोग ले जाइए इन सभी को। साथ में मेघनाथ ये भी बताते हैं कि अभी तक भीमराव को सामान नहीं मिल पाया है और 5 बजने में थोड़ा सा ही देर बचा हुआ है। पूरा दिन जब वो कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या ही कर लेगा, इसीलिए अलख और साधना को हम लोगों के हवाले कर देने के लिए वो अपने लोगों से कहते हैं कि जाके उन दोनों को लेके आने के लिए। उसी समय उनके जो समाज वाले थे वो साधना और अलख के पास जाते ही है कि वैसे ही वहाँ पे राम जी आ जाते हैं और कहते हैं मेघनाथ से कि मेघनाथ जी थोड़ा समय का तो कदर कर लीजिए। मेरा बेटा बोल के गया है कि 5 बजे तक अगर वो सामान ढूंढ के नहीं लाता है तो वो खुद ही अलख और साधना को आपके हवाले कर देंगे, लेकिन 5 बजने में अभी कुछ समय बाकी है। तो मेघनाथ उनसे कह रहे थे कि 5 बजने में कुछ ही देर बचा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं कर पाया भीमराव तो अब क्या ही कर लेगा, और वैसे भी हो सकता है तो वो उधरे ही शाम बिता देगा और बाद में आके कहेगा कि हम पूरा दिन मतलब सामान ढूंढते रह गए लेकिन मुझे मिला नहीं और इसी वजह से समय बर्बाद हो गया। तो ये बहाना चलने वाला नहीं है। तो राम जी उनको बताते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी भी आते हैं और कहते हैं कि भीमराव ऐसे कभी भी नहीं कर सकता है, जो समय का कदर ही ना करे वो भीमराव कैसा। वहाँ पे भीमराव जी आते हैं और मेघनाथ से कहते हैं कि मेघनाथ जी थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लेते, मैं आ ही रहा था और मैं समय का कदर ही नहीं करूँगा तो मैं भीमराव कैसा। इसके बाद मेघनाथ कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, हम देख रहे हैं कि तुम आ गया लेकिन सामान तो तुमको मिला नहीं, तो अब हम अलख और साधना को अपने साथ ले जा सकते हैं। पहले भीमराव जी मेघनाथ जी से बात करते हैं कि मुझे आपके घर की तलाशी चाहिए, और साथ में रमा भी उनसे कहती है कि हाँ न्याय करने के लिए आपके घर की तलाशी चाहिए, चलिए आप अपने घर पे। ये सुनने के बाद मेघनाथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम छोटी जात होकर के मेरे घर की तलाशी लोगे और ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम तुम मुझ पे कैसे लगा सकते हो।
यह सुन के वो ज़्यादा भड़क रहे थे। तो रामा और भीम उनसे कह रहे थे कि बस न्याय करने के लिए आपके घर जाना ज़रूरी है, आप लेके चलिए हम सभी को, हम आप सभी की घर की तलाशी करना चाहते हैं। सुन के मेघनाथ जी बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनके घर पे तलाशी हो। उसी समय पूरन काका पुलिस अधिकारी को लेकर के चौल में आते हैं और उनको बताते हैं कि हम लोगों को मेघनाथ जी के घर की तलाशी लेनी है, से आप चलिए इनके घर की तलाशी लेनी है। मेघनाथ उन पुलिस अधिकारी से भी कह रहे थे कि साहब आप मेरे घर की तलाशी लीजिएगा। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आरोप लगा है तो लेना तो पड़ेगा ही, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में जाता क्या है। लेकिन मेघनाथ ये अपने घर की तलाशी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो साधना के पिता से कहते हैं कि ये तुम लोगों का मैटर है, तुम लोग खुद ही मतलब कि अपना सलेट लो, मैं इसमें पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है। इसीलिए इतना कह के वो वहाँ से भागना चाह रहे थे। लेकिन उसी समय वहाँ पे शिशुपाल जी आ जाते हैं। उनके आने के बाद मेघनाथ उनको सुनाने लगते हैं कि तू कैसा बेटा है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि सब तुम्हारे बाप पे मतलब कि चोरी का आरोप लगा रहा है। तो शिशुपाल जी कहते हैं कि नहीं बाबा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, आप भी तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या आपको बुरा नहीं लगा था जो मुझे बुरा लगेगा। मेघनाथ उसके बावजूद भी शिशुपाल से कह रहे थे कि तुम्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं है, तुम्हारा बाप भला चोरी कैसे कर सकता है। शिशुपाल जी उनसे ये कहते हैं कि बाबा आप एक बार अपने घर की तलाशी दे दीजिए, अगर आपके घर में से सामान नहीं निकलता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फिर से पहले के जैसे शिशुपाल बन जाऊँगा। जैसा पहले आपका बेटा शिशुपाल था मैं पूरा वैसा ही बन जाऊँगा और भीमराव का साथ छोड़ दूँगा। यह सुनने के बाद श्यामला उनसे कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बावजूद भी शिशुपाल जी कहते हैं कि हाँ मैं बाबा से वादा कर रहा हूँ, अगर बाबा अपने घर की तलाशी करवाते हैं और उनके घर से कोई सामान नहीं निकलता है तो आज से मैं भीमराव के साथ रहना बंद कर दूंगा और जैसे मैं पहले था शिशुपाल वैसे ही बन के रहूँगा। यह सुनने के बाद मेघनाथ खुश होते हुए कहते हैं कि ठीक है बेटा, अपने बात पे अटक रहना, मैं अपने घर की तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। वो साथ में भीमराव से भी कहते हैं कि भीमराव अच्छा किया तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, इसी बहाने कम से कम मेरा बेटा मेरा तो होगा, चलो मैं अपने घर की तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। वो साथ में पुलिस अधिकारी को भी कहते हैं कि चलिए मैं अपने घर की तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों देखना ये है कि उनके घर में से चोरी का सामान निकलता है या फिर नहीं निकलता है, उसके बाद मालूम चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।